Hello everyone, this is Manvendra Gehlot and you're watching my channel Manvendra's Corner। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है, आज हम और आप पढ़ रहे हैं वसंत भाग 3 कक्षा 8 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, इसका अध्याय जो 3 है वो हम पढ़ेंगे। तो जो आपका अध्याय 3 है, बस की यात्रा। तो इस कहानी के ये कहानी नहीं है, ये व्यंग्य है। इस व्यंग्य के जो रचनाकार हैं वो है हरिशंकर जी परसाई। अब बच्चों, बात आती है व्यंग्य की। व्यंग्य क्या होता है, तो इसके बारे में मैं बता दूं आपको। व्यंग्य एक इस प्रकार की एक विद्या है, एक विधा है, जिसके माध्यम से विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। किस तरीके से? हल्के फुल्के तरीके से, हंसी मजाक के लहजे से बोलते हुए, हंसी मजाक के माध्यम से हम अपनी किसी भी समस्या को अगर किसी से सामने रखते हैं तो ये व्यंग्य है। तो हिंदी साहित्य जगत में व्यंग्य विद्या का सबसे पहले प्रयोग करने का जो श्रेय जाता है वो हमारे कहानीकार, रचनाकार हरिशंकर जी परसाई को जाता है। तो श्री हरिशंकर जी परसाई ने इस विद्या के माध्यम से अपनी विभिन्न रचनाओं में विभिन्न सामाजिक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को प्रारंभ करें उससे पहले हम साहित्यकार या रचनाकार के बारे में जानते हैं। ये हरिशंकर जी परसाई है। हरिशंकर जी परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के इटारसी के पास जमानी नामक एक गांव है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। हिंदी के इस यशस्वी व्यंग्यकार का जो निधन है वह 10 अगस्त 1995 को हो गया। तो आज हम इनकी एक रचना बस की यात्रा, एक व्यंग्य है, इस व्यंग्य के माध्यम से हरिशंकर जी ने क्या बताने की कोशिश की है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं पाठ का परिचय दे दूं आपको। तो इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बस की यात्रा पाठ हरिशंकर जी परसाई के द्वारा लिखा गया है। आप इन्हें जान चुके हैं। ये एक व्यंग्यात्मक यात्रा वृतांत है। वृतांत क्या होता है? एक अनुभव, यात्रा का अनुभव जो शेयर किया है लेखक ने, अपनी एक यात्रा का जो अनुभव है वो इस व्यंग्य के माध्यम से शेयर किया है। इस यात्रा वृतांत में लेखक ने उन प्राइवेट बस कंपनियों पर व्यंग्य किया है जो बिना किसी रखरखाव के किस प्रकार पुरानी और खराब हालत वाली बसों को भी चालू रखते हैं, लगाए रखते हैं, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए जो है मिले। तो अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए पुरानी और खटारा बसों को, जो रिटायर हो जानी चाहिए, जो बूढ़ी होने के बाद जिन्हें रिटायर कर देना चाहिए और जिनका रखरखाव करने की जरूरत होती है, जिनकी मेंटेनेंस की जरूरत होती है, उन पर किसी भी प्रकार का खर्चा व्यय न करके उन्हें सड़कों पर चलाते रहते हैं और यात्रियों की जान माल के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इस अध्याय को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप अपडेट रहें। तो बच्चों, हम प्रारंभ करते हैं अपने चैप्टर को, बस की यात्रा। तो देखो, कहानी, ये जो व्यंग्य यात्रा वृतांत है, इस वृतांत में हम 5 मित्रों जो लेखक के साथ थे, यानी लेखक समेत 5 जो लोग थे, इन्होंने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, तो जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। अब देखो, लेखक को आगे जाना था, जबलपुर होके जाना था, जबलपुर से ट्रेन पकड़नी थी, तो शाम का वक्त था। शाम 4 बजे की बस से जो है 5 मित्रों ने तय किया कि पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए जो है रवाना होती है, तो हम इस बस में सवार हो जाएं, जिससे जबलपुर की ट्रेन हम पकड़ लेंगे। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 जो है सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। अब लेखक की मजबूरी थी, क्योंकि लेखक को अगले दिन काम पर जो है पहुंचना था, तो ऐसे में शाम की और रात का सफर जो है लेखक को करना जरूरी हो गया। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। आमतौर पर जो इस रूट का, इस बस का जो अनुभव रखने वाले लोग थे, इन्होंने साफ तौर पर लेखक को मना किया कि इस तरीके की इस सफर को न करें, क्योंकि जो समझदार आदमी है वो इस सफर को नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों का अनुभव उस बस और उस कंपनी का जो उस रूट का जो अनुभव है वो सही नहीं है। अब लेखक सोचता है, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। यानी बस की हालत आप देख रहे हो कैसी बस है।
तो जो पिक्चर में आपको बस दिख रही है, ये एक पुरानी खटारा बस है। इसके प्रत्येक पुर्जे जो हैं वो अपनी आवाज़, अपनी मधुर ध्वनि जो है वो सुनाते हैं बस के चलने के साथ। कांच शीशे जो हैं टूटे फूटे हैं, जर्जर हालत में जो ये बस दिखाई देती है। टायर पुराने हैं, घिसे पीटे से टायर हैं, और जगह जगह जो रिपेयरिंग की जो ज़रूरत है वो इस बस पर मेंटेनेंस जो है बिल्कुल भी नहीं की हुई है, और ये बस अभी भी रनिंग कंडीशन में है। तो बस जो है वो इसकी कंडीशन इस प्रकार की दिखाई दे रही है, और लेखक को इसमें सफ़र करना है। तो इस तरीके का जो अनुभव, जो यात्रा वृतांत जो है वो लेखक को कैसा होता है, इसको आगे पढ़ते हैं। तो बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। अब देखिए लेखक यहाँ व्यंग्य कर रहा है। अब बस को देखते ही श्रद्धा कैसे उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। अब बहुत अब बस दिख रही है कितनी जो है खटाला हालत में, कितनी पुरानी बस है। तो वयोवृद्ध यानी बहुत पुरानी बस थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इस बस को कष्ट होगा। ये बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। अब लेखक ने यहाँ व्यंग्य के माध्यम से बस की जो स्थिति है, बस की जो दशा है, उसको बताने की कोशिश की है कि भाई बस इतनी पुरानी है, इतनी वृद्ध हो चुकी है, तो अब इस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। अब ये तो पूजा के योग्य है। तो बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। यानी बस जिस कंपनी की थी, उसके एक पार्टनर थे, वो पार्टनर भी बस में सफर कर रहे थे। हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है, तो वो बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या। हाँ जी, और कैसे चलेगी। तो गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को जो बस की दशा दिखी, उस दशा को देखने के बाद लेखक को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बस अपने आप हमें अपने गंतव्य तक जो है समय पर पहुंचा देगी और सुरक्षित रूप से पहुंचा देगी। हम आगा पीछा करने लगे, इधर उधर देखने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। यानी बस पुरानी है तो अनुभवी होगी। अब भाई जो जितना ज्यादा पुराना होता है वो अपने आप में उतने ही ज्यादा अनुभव समेटे हुए होता है। तो बस भी अपने आप में पुरानी है और अपने अनुभवों से वो विश्वसनीय है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेके चलेगी। तो लेखक के साथ जो उनके साथी मित्र थे, यानी डॉक्टर मित्र थे, उन्होंने लेखक को कहा कि डरो मत, चलते हैं। ये बस अनुभवी है और ज्यादा विश्वसनीय है। अब अनुभवी है, अनुभव होने के साथ अनुभव वाले व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है। तो बस काफी पुरानी है तो विश्वसनीय है, और हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो अब लेखक और उसके मित्र जो हैं वो बैठ गए बस में। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे। अब देखो लेखक ने फिर यहाँ पर व्यंग्य किया है। तो जो छोड़ने आए थे वो लेखक की ओर जिस नजरों से देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। यानी अब लेखक जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इस दुनिया को छोड़ जाएंगे। इस तरीके से जो है वो विदा करते हुए लेखक को जान पड़ रहे थे। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त यानी बहाना चाहिए। किसी न किसी एक चीज का जो है बहाना लेकर जो है व्यक्ति जो है वो चला जाता है। तो बस वही होता है। तो इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है, और हम इंजन के भीतर बैठे। कांच बहुत कम बचे हुए थे, जो बचे हुए थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सड़क गए। इंजन चल रहा था और हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो ये जो लेखक हैं, ये लेखक जो है बैठे हैं बस के अंदर। बस की हालत जो है काफ़ी जो है ख़राब थी। बस का हर एक पार्ट जो है, हर एक हिस्सा जो है वो जो है आवाज़ करता था। कांच कुछ शीशे बस के जो है फूटे हुए थे, और बस के इंजन की आवाज़ और उसके कंपन से इनमें जो है हिलना जिनका हो रहा था, तो उससे लग रहा था कि कहीं ये हम पे ही न गिर जाए और ये हमें चोटिल ना कर दे। तो बस सचमुच चल पड़ी, और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सवर्णीय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। यानी बस का जो प्रत्येक पार्ट है ना, वो इस तरीके से बिहेव कर रहा था, इस तरीके से चल रहा था जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ और एक दूसरे के विपरीत वो जो है काम करता हुआ दिख रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, तो कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो इस तरीके से जो बस की हालत थी, उस हालत के मद्देनजर जो है लेखक जो है वो व्यंग्य कर रहा था कि सीट
और अन्य जो बस के पार्ट हैं वो आवाज कर रहे थे, वो हिल रहे थे, और बस का हर एक हिस्सा एक दूसरे से क्या कर रहा था, असहयोग कर रहा था, कि एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा था। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो बच्चों देखो, बस थोड़ी ही दूर चली होगी कि एक अवधान आ गया, एक व्यवधान आ गया, कारण पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया और जो है वो बस रुक गई। तो इस दौरान जो बस का जो ड्राइवर है वो बस की रिपेयरिंग करने में मशगूल होता है। अब लेखक को लगा कि शायद बस कंपनी का जो हिस्सेदार है वो बस के इंजन को रिपेयर करवाएगा, उसे देखेगा, और इस तरीके से बस जो है वो भिग रही थी। बस की रफ्तार अब 15-20, यहाँ से थोड़ा ठीक होने के बाद फिर बस ने रफ्तार पकड़ी। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। यानी कि बस का ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बाहर के जो है वो लेखक को लुभावने लग रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जो हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। यानी कि लेखक को लग रहा था कि ये बस किसी न किसी पेड़ से टकरा जाएगी। यानी जो भी पेड़ पास आता, लेखक को डर लगता कि बस इससे टकरा जाएगी। वो निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। तो इस तरीके से लेखक को जो है डर लग रहा था। जो भी झील दिखाई देती तो सोचता कि बस इसमें गोता लगा लेगी, क्योंकि बस की हालत इस तरीके की थी कि लेखक को अपनी यात्रा सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक वो बस उसे पहुंचा देगी, इतना लेखक को भरोसा नहीं था बस पर। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। सवन्य अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है, कि एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक का मतलब है ये तो आज ही हुआ है, ऐसा पहले हमेशा नहीं होता है, ऐसा फिर कभी नहीं हुआ। तो इस तरीके से आज जो बस इस तरीके का व्यवहार कर रही है ये इत्तेफाक ही है, हमेशा ऐसा नहीं होता, बस एकदम बढ़िया है, ये कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे। हाँ, यानी अपनी बस की वो प्रशंसा ही कर रहे थे। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चल रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, यानी बस मर गई, तो हम बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टंटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी कि लेखक को जिस तरीके की बस की जो यात्रा के दौरान जो वृतांत जो लेखक सुना रहे हैं, उससे लगता है कि बस जो है, बस की जो हेडलाइट थी वो एकदम मंद थी, और जो राह दिखाई देनी चाहिए, जो रास्ता तरीके से दिखाई देना चाहिए, वो बस को दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसी दशा में जब सामने से जो भी वाहन आता तो बस अपनी रफ्तार को धीरे कर देती, एक साइड में हो जाती, पहले उसको निकलने देती और फिर वो चलती। तो लेखक ने यह व्यंग्य करते हुए जो है बस के बारे में कहते हैं, बस इस तरीके से कह रही हो मानो जैसे निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी सामने से आने वाली जो भी वाहन और जो भी बसें दूसरी होती, उनको जो ये बस है पहले उन्हें जाने देती। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस हो गया। अब एक और घटना हो गई, टायर जो है वो पंचर हो गया। वो बहुत जोर से हिलकर थम गई और अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे थे। अब यानी लेखक ने, जो कंपनी के हिस्सेदार भी उस बस में यात्रा कर रहे थे, तो लेखक ने उनकी ओर देखा कि उन्हें पता है कि उनकी बस कैसी है, उनके टायर की हालत कैसी है उस बस की, फिर भी वो अपनी जान हथेली में डालकर इस बस में सफर कर रहे थे। तो वो काफी बड़ा है। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ थी। यानी उत्सर्ग यानी त्याग, त्याग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। तो
इस व्यंग्य के माध्यम से, इस लाइन के माध्यम से लेखक ने उस बस कंपनी के हिस्सेदार की ओर जो है इशारा किया है कि उन्होंने बस की ऐसी घटिया हालत और टायरों की ऐसी खराब दशा देखते हुए भी उसे बदले नहीं, उन्हें चेंज करने, उन्हें मेंटेनेंस, उन्हें रिपेयर करने का कोई कार्य नहीं किया और उल्टे वो इस बस में सफ़र भी कर रहे थे। यानी अपने प्राणों का जो है उन्हें जो है मोह नहीं था, अपने प्राणों का जो डर है प्राण गंवाने का वो भी उनमें नहीं था, फिर भी वो अपनी इस बस में यात्रा करने के लिए बैठे थे। दूसरा, घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, यानी लेखक को ऐसा लग रहा था कि शायद पन्ना तो समय पे पहुंचे ना पहुंचे, शायद पन्ना कभी पहुंचे ही नहीं। पन्ना जो है लेखक का जो गंतव्य स्थान था मध्य प्रदेश में है और बस पन्ना के लिए सब चल रही थी। पन्ना तक का जो सफर था लेखक का जो है होना, लेखक ने छोड़ दी थी ये उम्मीद। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। लगता था कि जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो देखो ये कहानी हरिशंकर जी परसाई, सॉरी ये फिर मैंने कहानी बोली, ये एक व्यंग्य है, यात्रा वृत्तांत है। व्यंग्य के माध्यम से लेखक यानी हरिशंकर जी परसाई ने ये कहने की कोशिश की है कि समाज में कई ऐसी समस्याएं हैं जो लोगों के जीवन को, और कई बातें ऐसी दिखाई देती हैं जो लोगों के जीवन के लिए अहितकारी हो सकती है, लोगों की जान ले सकती है। जैसे एक उदाहरण इस बस के माध्यम से लिया कि एक कंपनी की बस, जो एक प्राइवेट कंपनी की बस है, उसकी हालत इतनी जर्जर थी, हालत इतनी खराब थी और उस बस से यात्रा करना जोखिम भरा था, लेकिन फिर भी उस कंपनी के जो हिस्सेदार थे वो स्वयं उस बस में यात्रा कर रहे थे और अपनी जान की परवाह किए बगैर, और लोगों की भी जान वो क्या डाल रहे थे, वो संकट में डाल रहे थे। लेकिन वो बस को रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, उस बस का उचित रख रखाव, बस को बदलना, ये वो नहीं कर रहे थे। कारण कि उन्हें अधिकतम लाभ कमाना था। अगर वो इन्वेस्ट और करेंगे बस में, मेंटेनेंस पे खर्च करेंगे तो उनका लाभ थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसके एवज में आज समाज में आज जो हम देखते हैं, आज लालच इस तरीके से बैठ गया है कि वो लोगों की जान तक जो है की परवाह, और लोगों की जान पे संकट आ जाएगा ये भी नहीं सोचते। तो इस व्यंग्य के माध्यम से लेखक ने इस दशा, इस मनोवृत्ति को बताने की अच्छी सी चेष्टा की है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।